हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम सभी बच्चों को। जय हिंद कुणाल। कैसे हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ जाओ फटाफट, आ जाओ सभी बच्चे, शाबाश। वेट कर लेते हैं सभी बच्चों का, ठीक है? उसके बाद स्टार्ट करेंगे भाई। जय हिंद बंटी, कैसे हो भाई बंटी? बहुत बढ़िया भाई बंटी, बहुत बढ़िया। जिंदगी क्या बात भाई, बाकी आए नहीं आज? कहाँ रह गए? लेट ही आएंगे क्या? आ जाओ फटाफट, आ जाओ, शाबाश। जय हिंद मधुर, जय हिंद अक्षय, कैसे हो? तो स्टार्ट करते हैं गाइस। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा चैप्टर चल रहा था, ठीक है? तो फुल बेसिक कंसेप्ट, ये पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 हमने कल किया था, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था डिस्टेंस फॉर्मूला और कुछ एक ज्योमेट्रिकल कंडीशन डिस्कस की थी। ट्राइंगल की कंडीशन डिस्कस की थी, ठीक है? क्वाड्रिलेटरल की कंडीशन डिस्कस की थी। पैरेललोग्राम हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ठीक है? स्क्वायर हो गया, रोम्बस हो गया, उनकी कंडीशन हमने डिस्कस की थी। ओके। और कुछ एक क्वेश्चंस भी हमने कल की क्लास में किए थे, ठीक है? तो नेक्स्ट आज हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारा सबसे पहला फॉर्मूला जो आता है वो है सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है? सबसे पहली डेफिनेशन हमारी है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है उसको डिस्कस करेंगे, और सेक्शन फॉर्मूले से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बनते हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। देखो, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है कि अगर कोई भी पॉइंट, ठीक है, कोई भी पॉइंट किसी दो पॉइंट को डिवाइड करता हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बता देता हूं कि अगर एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, ठीक है? एक पॉइंट ए है, मान लेता हूं ये है, एक पॉइंट बी है मेरे पास, ये रहा बी पॉइंट, ठीक है? इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर क्या बनेगी? एक लाइन बनेगी, ठीक है? इस लाइन को एक पॉइंट पी है, ठीक है? इस लाइन को एक पॉइंट पी है, कहीं भी हो सकता है ये पॉइंट पी, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है। देन द पॉइंट ऑफ P, इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ठीक है? तो किस फॉर्मूले की हेल्प से हम ये निकालेंगे? हम इसको सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, ठीक है? अब बात आती है कि ये पॉइंट P जो है इस लाइन AB को इंटरनली डिवाइड करता है या एक्सटर्नली डिवाइड करता है, ठीक है? इंटरनली डिवाइड करने का मतलब होता है कि ये जो पॉइंट P है वो इस लाइन के बीच में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करेगा, कहीं भी, मतलब A और B लाइन के बीच में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है? और एक्सटर्नली का मतलब होता है कि P जो पॉइंट है वो A और B इस लाइन के आगे कहीं ना कहीं या पीछे कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करेगा, मतलब ए बी के बीच में कहीं एग्जिस्ट नहीं करेगा, ए बी के साइड में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करेगा, लेकिन करेगा उसी लाइन पे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं एक अच्छे तरीके से, देखो, जैसे देखो, ध्यान से समझना, इंटरनली और एक्सटर्नली का मतलब समझा रहा हूं। जैसे ये लाइन है एक, ठीक है? इस लाइन पे कहीं भी एक पॉइंट ए है और इस लाइन पे कहीं भी एक पॉइंट बी है। एक पॉइंट P इंटरनली डिवाइड करने का मतलब होता है कि ये जो पॉइंट P है ना वो A और B के बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा, मान लेता हूं यहां, ठीक है? और एक्सटर्नली का मतलब होता है कि ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। अब जो P पॉइंट होगा ना वो A और B के बीच में कहीं लाई नहीं करेगा, मान लेता हूं यहां लाई करेगा या वो यहां लाई करेगा, ठीक है? तो एक्सटर्नली डिवाइड करने का मतलब होता है कि वो A और B के बीच में कहीं नहीं आएगा, और इंटरनली डिवाइड करने का मतलब होता है कि वो ए और बी के बीच में कहीं ना कहीं आएगा।
क्लियर। तो एक्सटर्नल और इंटरनल का मतलब तो आप समझ गए। सबसे पहले ये बताओ, एक्सटर्नल डिवाइड करने का और इंटरनल डिवाइड करने का मतलब समझ गए। अब जब इंटरनल डिवाइड करेगा तब क्या होगा, एक्सटर्नल डिवाइड करेगा तब क्या होगा, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर पॉइंट पी इंटरनल डिवाइड करता है, ठीक है, जैसे एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, ठीक है, इस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है x1 कोमा y1, इस पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट है x2 कोमा y2। एक पॉइंट P है, कहीं भी ले लो, मैंने ये पॉइंट P ले लिया, x कोमा y, इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, m1 रेशियो m2 में डिवाइड करता है। तो बताओ इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो सिंपल है सेक्शन फॉर्मूला कि जो x होगा, जो x कोऑर्डिनेट होगा वो आपका किसके इक्वल होगा, m1 इंटू में x2 और m2 इंटू में x1, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी अपोजिट, m1 इंटू में x2 प्लस में m2 इंटू में x1, m1 इंटू में x2 प्लस में m2 इंटू में x1 और डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो, मतलब m1 प्लस में m2। तो वो आपका x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, m1 इंटू में y2 प्लस में m2 इंटू में y1 डिवाइड बाय m1 प्लस में m2। तो वो आपका y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। क्लियर। मैं इसका एग्जांपल भी आपको बता दूंगा, एग्जांपल भी बता देता हूं। यहाँ पे देखो एग्जांपल देखो, जैसे एक पॉइंट ए है, मान लेता हूं पॉइंट ए क्या है 2,3, और एक पॉइंट बी है, मान लेता हूं क्या है 4,5। ठीक है, एक पॉइंट पी है, इस लाइन ए बी को 1:2 में डिवाइड करता है। ठीक है, तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो एक्स कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होगा, देखो 1 इंटू में 4, तो क्या आएगा 4 प्लस में 2 इंटू में 2, तो कितना आएगा 4 डिवाइड बाय 1 प्लस में 2 कितना 3, तो ये आ गया 8/3। तो x की वैल्यू जो है वो 8/3 आ गई, और y की वैल्यू क्या आएगी 1 इंटू में 5, तो क्या आएगा 5 प्लस में 2 इंटू में 3 कितना आएगा 6 डिवाइड बाय 3, तो ये क्या आ जाएगा 11/3। तो ये जो है P पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। क्लियर। और ये कब फॉर्मूला लगता है, जब आपका इंटरनली वो उसको डिवाइड करे। ठीक है, क्लियर हुआ। क्लियर हुआ सभी का इंटरनली। और जब एक्सटर्नली उसको डिवाइड करे, एक्सटर्नली मतलब कि अब जो पॉइंट P है वो बाहर कहीं पॉइंट है, A और B के बीच में कहीं पॉइंट नहीं है, A से बाहर कहीं पॉइंट है, तो उस केस में जब एक्सटर्नली उसको डिवाइड करता है तो उस केस में फॉर्मूला तो सेम रहता है, लेकिन बीच में क्या जाता है भाई, माइनस आ जाता है। ठीक है, एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है, कहीं भी पॉइंट P है, ठीक है, ये A, ये B और ये A। ठीक है, तो अब जो रेशियो है वो रेशियो है m1 रेशियो m2। ठीक है, तो ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये अपना y1 हो गया और ये y2 हो गया। तो अब जो है वो x जो है वो किसके इक्वल होगा, m1 इंटू में, ये x2 है, m1 इंटू में x2, अब आ जाएगा माइनस में m2 इंटू में x1 और डिवाइड बाय m1 माइनस में x2। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, m1 इंटू में y2 माइनस में y2 इंटू में ये m2 इंटू में y1 डिवाइड बाय m1 माइनस में m2। तो जब एक्सटर्नली डिवाइड करता है तो उस केस में फॉर्मूला तो सेम रहता है, लेकिन बीच में क्या आ जाता है भाई, माइनस आ जाता है। और इंटरनली में क्या होता है, बीच में क्या होता है भाई, प्लस होता है। क्लियर। क्लियर, इंटरनली और एक्सटर्नली क्लियर है। सेक्शन फॉर्मूला आप सभी का क्लियर है। क्लास +1 में भी आप लोगों ने ये सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा होगा भाई। क्या सभी बच्चों का क्लियर है, शाबाश बताओ। हाँ विश्रेष, बंटी, हितेश, सबका क्लियर है, बहुत बढ़िया मधुर। चलो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो भी जरा डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन दो टाइप के बनते हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि आपको रेशियो दिया होगा, आपसे पॉइंट पूछेगा, और एक क्वेश्चन बनता है कि आपको पॉइंट दिया रहेगा और आप लोगों से रेशियो पूछेगा कि वो किस रेशियो में उसको डिवाइड करता है। ठीक है, इंटरनली या एक्सटर्नली, तो दोनों हम आप डिस्कस कर लेते हैं, दोनों में आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, देखो सबसे पहला ये क्वेश्चन,
ये कहता है द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड इंटरनली, यहां बोल रहा है इंटरनली, ठीक है। द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट, इस पॉइंट और इस पॉइंट को जब ज्वाइन करेंगे 4-2 एक पॉइंट दे रखा है और 8,6 दूसरा पॉइंट दे रखा है। दोनों को ज्वाइन करने पर एक पॉइंट ऐसा है, मान लेता हूं P है, जो इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, 7:5 में डिवाइड करता है, वो भी क्या, इंटरनली डिवाइड करता है। तो बताओ इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो सिंपल है, x इज इक्वल टू क्या होगा, 7 इंटू में 8, 8 7 56, प्लस में 5 इंटू में 4 कितना 20, डिवाइड बाय 7 प्लस में 5 मतलब 12, तो ये कितना आएगा 76 डिवाइड बाय 12, ठीक है। तो ये अपना 2 पे गया, ये 6 आ गया, इसको 2 पे कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 3 8, फिर 2 पे गया ये 19 आ गया, फिर 2 पे गया 3, तो ये आया 19/3, ठीक है। तो सिर्फ एक ही पॉइंट है जिसमें 19/3 है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो गया भाई, ठीक है। तो y की वैल्यू निकालोगे तो वो 8/3 आएगा। तो ये पहला टाइप का क्वेश्चन इसमें बनता है सेक्शन फॉर्मूला में, ठीक है। और दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या बनता है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन बनता है ये वाला, द लाइन x + y = 4 डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट, इस पॉइंट को मतलब -1,1 और एक पॉइंट है 5,7, इन दोनों को ज्वाइन करते हैं तो एक लाइन है क्या दी हुई है, x + y = 4, मान लेता हूं ये लाइन है क्या, x + में y = 4। ये कहता है कि किस रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इसको हमेशा सपोज करके चलो कि ये किस रेशियो में डिवाइड करती है, इसको k/1 में डिवाइड करती है, ठीक है। मुझे बताना है कि ये किस रेशियो में डिवाइड करेगी, तो मान लेता हूं कि ये k/1 में डिवाइड करेगी। और ये जो पॉइंट है इसको आप मान लो कि ये जो पॉइंट है वो आपका है x, y, ठीक है। क्या पॉइंट है मेरा, x, y पॉइंट है। तो हम क्या कर लेते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले x की वैल्यू क्या होगी भाई, x की वैल्यू होगी इसकी प्रोडक्ट इसके साथ, मतलब ये आएगा 5k, ठीक है, इंटू में इसकी प्रोडक्ट इसके साथ -1 डिवाइड बाय k+1, ठीक है। और y की वैल्यू क्या आएगी भाई, ये y की वैल्यू आएगी 7k प्लस में 1 डिवाइड बाय k+1, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आ गई। अब ये जो पॉइंट है वो इस लाइन पे भी लाई करता है और जो गिवन लाइन है इस लाइन पे भी लाई करता है। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है गिवन लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो x की वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू है 5k - 1 डिवाइड बाय k+1, प्लस में y की वैल्यू पुट कर दो 7k+1 डिवाइड बाय k+1 इज इक्वल टू क्या, 4। k+1 एलसीएम उधर जाके मल्टीप्लाई में ये आएगा 5k - 1 प्लस में 7k+1 इज इक्वल टू 4k प्लस में 4, 1 से 1 कैंसल, तो ये आया 12k इज इक्वल टू 4k प्लस में 4, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये आएगा 8k इज इक्वल टू 4। तो k की वैल्यू आई 4/8 मतलब 1/2, तो k क्या आ गया 1/2। और देखो जब k की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो वो इंटरनली डिवाइड करता है, और अगर k की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो वो एक्सटर्नली डिवाइड करता है। तो k की वैल्यू पॉजिटिव आई तो इसका मतलब 1:2 में वो इंटरनली उसको डिवाइड करेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर। तो एक ऐसा क्वेश्चन बनता है, देखो यहां लाइन दे रखी है, हो सकता है लाइन दी हुई हो सकता है कि वो आपको पॉइंट दे दे, ठीक है। लाइन भी दे सकता है और पॉइंट भी दे सकता है। लाइन अगर दे दे तो आपको ऐसा करना है, अगर पॉइंट दे दे, एक्स की वैल्यू अगर दे ही दे कि वो पॉइंट जो है जैसे 2,0 दे दिया, ठीक है, तो पॉइंट दे दिया, अगर एक्स की वैल्यू ही दे दी तो एक्स की वैल्यू आप पुट करके आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। क्योंकि x की वैल्यू अगर जैसे 2 दे दी तो x की वैल्यू 2 पुट करके यहां से आप k की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। तो अगर लाइन भी दे सकता है, पॉइंट भी दे सकता है। तो क्या ये क्वेश्चन आप सभी का क्लियर हो गया? शाबाश, कमेंट करके बताओ। देखो कोई जल्दबाजी नहीं है अपने को किसी भी टाइप की, ठीक है, किसी भी टाइप की कोई भी जल्दबाजी नहीं है, आराम से करेंगे लेकिन बढ़िया तरीके से करेंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है और ज्योमेट्री ऐसी है कि एक बार अच्छे से समझ में आ गई तो फिर कहीं भी दिक्कत नहीं आती।
और ज्योमेट्री पे अगर आपने पकड़ कर ली, मतलब ये चीज़ों पे पकड़ कर ली, तो स्ट्रेट लाइन चैप्टर है, ठीक है। एक चीज़ मैं सिंपल सी बता देता हूँ कि अगर आप लोगों ने 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री मतलब 2D पे अगर आपने अच्छे से पकड़ कर ली, तो 3D जो है मतलब एज इट इज़ आपको समझ में आएगी, क्योंकि सारी चीज़ें रिपीट होगी उसमें भी, ठीक है ना। अगर 2D क्लियर है तो 3D आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सर बैक वाला, पीछे वाला देख लो भाई, अक्षय देख लो, पीछे वाला तो सेक्शन फॉर्मूला ही लगा है। ठीक है, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ प्लस में इसकी प्रोडक्ट इसके साथ डिवाइड बाय इन दोनों का सम, एक्स आ गया। फिर इसकी प्रोडक्ट इसके साथ प्लस में इसकी प्रोडक्ट इसके साथ डिवाइड वाले इन दोनों का सम, तो वाई आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो सेक्शन फॉर्मूला आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। देखो, द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर एक लाइन बनती है 2 -3, और ये पॉइंट है मेरे पास माइनस का 5,6, ठीक है। इज डिवाइडेड बाय द y एक्सिस इन द रेशियो। देखो इस लाइन को a और b, इस लाइन को y एक्सिस जो है वो डिवाइड कर रहा है, अपने को बताना है कि किस रेशियो में। एक बात बताओ, ये जो पॉइंट होगा, देखो y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा वो होगा x, y, होगा या नहीं होगा, क्योंकि y एक्सिस इसको डिवाइड कर रही है। हाँ या ना में बताओ, क्योंकि y एक्सिस अगर डिवाइड करे तो x कोऑर्डिनेट आपका क्या होता है बच्चे 0 होता है। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है वो y एक्सिस से पास करेगा, और y एक्सिस से अगर पास करेगा तो x कोऑर्डिनेट आपका 0 होगा और y कोऑर्डिनेट आपका y होगा। तो मान लेता हूं कि इस रेशियो में डिवाइड करता है, k रेशियो 1 में डिवाइड करता है, ठीक है। तो 0 इज इक्वल टू, मतलब x की वैल्यू क्या है 0, तो 0 इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 इज इक्वल टू आएगा k की प्रोडक्ट इसके साथ माइनस का 5k प्लस में 1 की प्रोडक्ट इसके साथ 2 डिवाइड बाय k प्लस में 1। ये उधर जाके 0 हो जाएगा, तो माइनस का 5k प्लस में 2 इज इक्वल टू 0, तो 5k इज इक्वल टू 2, तो k की वैल्यू क्या है 2/5, तो रेशियो क्या आ गया 2:5 आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ गया, ठीक है। और यहां अगर x एक्सिस बोलता तो y वाला मैं 0 लेके चलता, ठीक है। तो याद रखना, ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है कि x एक्सिस डिवाइड करती है तो y इज इक्वल टू 0 लेके चलेंगे, और अगर y एक्सिस डिवाइड करती है तो x इज इक्वल टू 0 लेकर चलेंगे, क्योंकि y एक्सिस के ऊपर x कोऑर्डिनेट 0 होता है और x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट आपका 0 होता है। क्लियर? ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है सभी का। चलो नेक्स्ट डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं गाइस। हाँ, नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास आती है, कुछ एक ज्योमेट्रिकल कंडीशंस, मतलब प्रॉपर्टीज हैं, ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज हैं ये, ठीक है। ये क्या है, जितनी भी अभी प्रॉपर्टीज बताऊंगा सारी की सारी ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज हैं। ट्राइंगल की प्रॉपर्टी में सबसे पहले हमारे पास आता है सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है। अगर आपको ट्राइंगल के वर्टिसेस आपको गिवन है, तो वर्टिसेस गिवन है तो आप सेंट्रोइड कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल, देखो जैसे मेरे पास एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है। ये दिया हुआ है, ए पॉइंट दिया हुआ है क्या x1, y1, बी वर्टिसेस आपको गिवन है क्या x2, y2, और सी जो वर्टिसेस है वो आपको गिवन है क्या x3, y3, ठीक है। सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल, सेंट्रोइड क्या होता है कि जो इसके मीडियन होंगे, मीडियन समझ गए, कि इस एंगल से अगर मैं सामने वाली पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, ठीक है, मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट हो गया, इससे मैं इस पे जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, ठीक है, और इससे मैं इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, तो जो मीडियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ये वाला, ठीक है। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है मीडियंस का, वो आपका सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल होता है, और उस ट्राइंगल का क्या होता है सेंट्रोइड, ठीक है। और सेंट्रोइड में मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं x, y, तो जो x होता है वो किसके इक्वल होता है x1 प्लस में x2 प्लस में x3,
डिवाइड बाय 3। और y इज इक्वल टू क्या होता है, y1 प्लस में y2 प्लस में y3 डिवाइड बाय 3। तो ऐसे हम इजीली जो है वो सेंट्रोइड फाइंड आउट कर सकते हैं ट्राइंगल का, ठीक है। और याद रखना कि जो सेंट्रोइड होता है डिवाइड्स द मीडियन इनटू रेशियो, किस रेशियो में, 2:1 में वो उसको डिवाइड करता है, ठीक है। तो ये जो सेंट्रोइड होता है, जो मीडियन होता है अपना, उसको 2:1 में डिवाइड करता है। मतलब इधर वाला 2 होगा तो इधर वाला 1 होगा, इस साइड वाला 2 होगा तो इधर वाला 1 होगा, ठीक है। क्लियर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, जैसे ये ए है, ये बी है और ये सी। अगर मैंने इस पॉइंट से ऐसे मीडियन ड्रॉ किया, ठीक है, ये हो गया इसका सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड जो होगा इस मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 में डिवाइड करता है, याद रखना, ठीक है। ओके, तो ए इसका वर्टेक्स ले लिया और बी और सी इसका बेस ले लिया मैंने, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखना, अपने दिमाग में रखना, अपने जहन में रखना। ओके, क्लियर। तो सेंट्रोइड अगर आपको निकालना हो तो आप निकाल लोगे, शाबाश मुझे बताओ। 3 वर्टेक्स दिए रहेंगे, सेंट्रोइड अगर आपको फाइंड आउट करना है निकाल लोगे एवरीबॉडी। सर मैंने आपको व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेजे थे, व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेजे थे, आपने रिप्लाई नहीं दिया। अरे मैंने बोला था ना कॉल कर लिया करो। अरे मेरे पास व्हाट्सएप पे बहुत मैसेज आते हैं, सच बता रहा हूँ, 7-8 ग्रुप है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आते रहते हैं, तो मैं सभी के रिप्लाई ही नहीं कर पाता हूँ। इसलिए मैंने बोला था आपको कि कॉल कर लिया करो मेरे को, समझ गए। चलो क्वेश्चन करते हैं गाइस। देखो क्वेश्चन देखो, सेंट्रोइड से रिलेटेड, या तो सिंपल क्वेश्चन आएगा कि आपको वर्टेक्स दे देगा वो तीनों के तीनों, तो आपसे सेंट्रोइड पूछेगा, या क्वेश्चन आएगा द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल, आपको सेंट्रोइड गिवन है ट्राइंगल का, ठीक है, देन 2 वर्टिसेस और उसके 2 वर्टिसेस गिवन है, देन वर्टेक्स, थर्ड वर्टेक्स आपका क्या होगा। देखो आपको दिया हुआ है x1 y1, ये आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 4 और 8। आपको दिया हुआ है x2 और y2, वो आपको क्या गिवन है, वो आपको दिया हुआ है माइनस का 2 और 6, ठीक है। और आपको x3 और y3 आपको गिवन नहीं है, जो कि आपको फाइंड करना है। और सेंट्रोइड आपको गिवन है, क्या दिया हुआ है, 2 और 7 सेंट्रोइड गिवन है। हमने देखा सेंट्रोइड मतलब 2, सेंट्रोइड जो होता है तो 2 किसके इक्वल आएगा, x1 प्लस में x2 प्लस में x3 डिवाइड बाय 3। तो ये आएगा 4 प्लस में क्या, माइनस का 2 प्लस में x3 डिवाइड बाय 3। तो ये इधर जाके 6 हो जाएगा, तो ये आएगा 2 प्लस में x3, तो यहां से x3 की वैल्यू आ गई 4। सिमिलरली 7 इज इक्वल टू में क्या होगा, y1 कितना है 8 प्लस में y2 कितना है 6 प्लस में y3 डिवाइड बाय 3। तो ये आएगा 21 इज इक्वल टू 14 प्लस में y3, तो उधर जाके माइनस का, तो y3 की वैल्यू आ जाएगी 7। तो आ गया 4,7। तो ये आ गया ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर क्या आएगा, 7,4। तो सिंपल है, सेंट्रोइड थर्ड वर्टेक्स हमने निकाल लिया जब हमें सेंट्रोइड गिवन था। क्लियर। क्या ये सभी बच्चों का क्वेश्चन क्लियर है, हाँ जी, सभी बच्चों का क्वेश्चन क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। जय हिंद सभी बच्चों को, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नेक्स्ट डेफिनेशन देखो, ध्यान से समझना। नेक्स्ट डेफिनेशन सभी बच्चे, नेक्स्ट डेफिनेशन आती है हमारे पास सर्कम सेंटर, ठीक है, कि ट्रायंगल का सर्कम सेंटर क्या होता है। देखो सर्कम सेंटर, ध्यान से समझना डेफिनेशन, द सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड ऑफ ए ट्राइंगल। मतलब कि जो ट्राइंगल की साइड्स होती हैं, ठीक है, अगर परपेंडिकुलर मतलब ये इससे ड्रॉ करूं वो भी परपेंडिकुलर और वो भी बाइसेक्टर का मतलब कि ये इक्वल रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है, जितना ये है उतना ये है, ठीक है। इस पॉइंट से अगर मैं इस पे परपेंडिकुलर करूं ड्रॉ, परपेंडिकुलर, ये भी क्या है, दोनों साइड्स इक्वल है। और यहाँ ए से भी मैं अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं किस पे,
इस पॉइंट पे, तो ये ए है, ये बी है और ये सी। तो ए से मैंने बी सी पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ए और बी मैंने यहां से भी इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, बी से सामने वाले पे ए सी पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और बायसेक्टर है। बायसेक्टर का मतलब जितना ये है उतना ही ये है और उतना ही ये है। मतलब सी से अगर ए बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो दो इक्वल हिस्सों में वो उसको डिवाइड करेगा। अगर बी से आप ए सी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो दो इक्वल हिस्सों में उसको डिवाइड करेगा। ए से आप बी सी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेगा। तो उस केस में ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसको हम बोलेंगे सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल। तो वो जो है वो आपका उस ट्राइंगल का सर्कम सेंटर आएगा। ठीक है। और दूसरा कि अगर कोई भी सर्कल, अगर कोई सर्कल है जो ए बी और सी से पास हो रहा है, मतलब इस हिसाब से सर्कल बनेगा, अगर ए बी सी से पास करेगा तो ऐसा सर्कल बनेगा। तो इस सर्कल का जो सेंटर होगा, इस सर्कल का जो सेंटर होगा, जो ए पॉइंट से भी पास करे, बी पॉइंट से भी पास करे और सी पॉइंट से भी पास करे, मतलब इस ट्राइंगल के वर्टिसेस से पास करे। तो एक ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल के वर्टिसेस से पास करे, तो उस सर्कल का जो सेंटर होता है वो सर्कम सेंटर होता है किसका? ट्राइंगल का। ठीक है। तो देखो, it is a center of circle which passes through the vertices of triangle. ठीक है। so its distance from the vertices of triangle is same, कि इस सर्कल का जो डिस्टेंस है ना इन वर्टिसेस से वो क्या होगा? आपका इक्वल होगा। ठीक है। दिस डिस्टेंस इज नोन एज सर्कम रेडियस, और इस डिस्टेंस को हम सर्कम रेडियस बोलते हैं, और इस सेंटर को हम सर्कम सेंटर बोलते हैं ट्राइंगल का। यहां देखो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा भाई, ये देख लो डायग्राम आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन पर डायग्राम? ठीक है। तो ऐसा डायग्राम बनेगा कि सर्कल के अंदर जो है वो ट्राइंगल आएगा। कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी डिस्कस करेंगे भाई, बंटी जरूर डिस्कस करेंगे कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखो बंटी यहां देखो, ये ना मैंने लिखा हुआ है सब कुछ यार। इफ द लेट ए बी सी विद वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी x1 y1 x2 y2 x3 x, लेट द सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर क्या मान लेता हूं? O मान लेता हूं x बाय। तो हमने अभी पढ़ा ना कि O का जो डिस्टेंस है A से, O का जो डिस्टेंस है B से, और O का जो डिस्टेंस है C से, तीनों क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। मतलब ये O है, जितना O और A है उतना ही OB रहेगा और उतना ही OC रहेगा, तो उनका स्क्वायर भी क्या होगा? इक्वल। तो बस इसी रिजल्ट का यूज करके हम क्या निकालेंगे? इसकी वैल्यू निकालेंगे एक्स और वाई की, मतलब सर्कम सेंटर निकालेंगे। जैसे अगर मैं मान लेता हूं, ये देखो ओ पॉइंट मैंने मान लिया एक्स कोमा वाई, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से अगर मैं ओ ए निकालूंगा तो क्या होगा? एक्स माइनस में x1 का स्क्वायर, वाई माइनस में y1 का स्क्वायर, और रूट भी होता है लेकिन मैं होल स्क्वायर कर दूंगा तो रूट कैंसिल हो जाएगा। तो O और C के बीच में डिस्टेंस निकालोगे तो x माइनस में x3, y माइनस में y3। ठीक है। उनका स्क्वायर क्यों हुआ विकास? स्क्वायर इसलिए कर दिया ना क्योंकि रूट आता है, डिस्टेंस फॉर्मूले में रूट आएगा। सॉरी देखो, अगर मैं ओ ए निकालता हूं तो ओ ए आएगा मेरे पास अंडर रूट एक्स माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस में y माइनस में y1 का स्क्वायर। ठीक है। अगर मैं ओ बी निकालूंगा तो वो आएगा अंडर रूट x माइनस में x2 का स्क्वायर और y माइनस में y1 का स्क्वायर। हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ओ ए और ओ बी दोनों इक्वल हैं, तो मतलब ये और ये दोनों इक्वल हैं, तो उनका स्क्वायर भी तो दोनों का इक्वल होगा। स्क्वायर इसलिए किया ताकि ये रूट कैंसिल हो जाए, सिंपल ये रिजल्ट आ जाए। ठीक है। और ये ओ सी भी इसके इक्वल है, तो ये तीनों क्या होंगे? इक्वल। अब मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करवा देता हूं आप लोगों को। क्वेश्चन देखो, किसी दो को नहीं तीनों को लेना पड़ेगा। पहले आप क्या करो, पहले इन दोनों को इक्वल ले लो, वहां से एक इक्वेशन बनेगी एक्स और वाई में, फिर आप क्या करो इन दोनों को इक्वल ले लो, वहां से दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। एग्जांपल
करवाता हूं बंटी, एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा बंटी। देखो दो तरीके हैं बंटी, क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। पहला पॉइंट मैं मान लेता हूं कि ये ओ है। अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट का बीच का डिस्टेंस, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस और इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस तीनों अगर इक्वल आ जाते हैं तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अगर आपको ऑप्शन की हेल्प से करना है तो, ठीक है। पहला तो है ये तरीका, पहला तरीका समझ में आया? हाँ भी बताओ। दूसरा तरीका है कि हमें पता है कि ओ ए का स्क्वायर इक्वल होगा ओ बी के स्क्वायर के और इक्वल होगा ओ सी के स्क्वायर के। तो पहला रिजल्ट लेके चलो कि ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर, पहली इक्वेशन ये लेके चलो। दूसरी इक्वेशन लेके चलो ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर, दूसरी इक्वेशन लेके चलो। यहाँ से एक्स और वाई में एक इक्वेशन आएगी, यहाँ से भी एक्स और वाई में एक इक्वेशन आएगी, दोनों को सोल्व करो, दोनों को सोल्व करके आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो एक ये तरीका है, क्लियर? तो दो तरीके हैं क्वेश्चन को करने के। शाबाश, बताओ सभी बच्चे का क्लियर है? सभी का भी, जितने बच्चे क्लास में हो सभी का क्लियर, ठीक है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो इसको फाइंड आउट कर लोगे आप लोग? फर्स्ट वाला तरीका बताना सर, बिल्कुल फर्स्ट वाला तरीका बता देता हूं। फर्स्ट वाला तरीका है ऑप्शन की हेल्प से करना, ठीक है। जैसे मैं ऑप्शन नंबर बी ले लेता हूं, मैंने मान लिया कि इसका सरकम सेंटर जो है वो ये है, मैंने सपोज कर लिया कि इसका सरकम सेंटर ये है। तो सरकम सेंटर ये है ना, तो सरकम सेंटर में क्या होता है कि सरकम सेंटर का जो डिस्टेंस होता है ना, ओ ए निकालो डिस्टेंस फॉर्मूले से, मतलब ओ आर का स्क्वायर निकाल लो। अरे रुको यार, ओ ए का स्क्वायर निकालो, वो क्या आएगा? 2 माइनस में 13/2 का स्क्वायर, 2 माइनस में 13/4 का स्क्वायर, प्लस में 1 माइनस में 9/4 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालो, ठीक है। फिर आप निकालो ओ बी का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर क्या आएगा? 5 माइनस में 13/4 का स्क्वायर, प्लस में ये आ जाएगा 2, इसको क्या हो गया पेन को, 9/4 का स्क्वायर, ये ओ बी आ गया। ओ सी निकालो सिमिलरली, ये आएगा 3 माइनस में 13/4 का स्क्वायर और ये आ जाएगा मेरे पास 4 माइनस में 9/4 का स्क्वायर। देखो तीनों की वैल्यू अगर इक्वल आ जाती है तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बात है। क्योंकि उसका डिस्टेंस फ्रॉम ए बी सी तीनों पॉइंट से डिस्टेंस क्या रहता है? इक्वल रहता है। तो ऑप्शन की हेल्प से करो तो ऐसे करो, सिंपल वैसे करना है, कंसेप्ट से करना है, इक्वेशन मान के चलना है, तो आप उसको एक्स और वाई मान लो ओ पॉइंट। तो डिस्टेंस मतलब ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर लेके चलो, ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी, दो इक्वेशन आएगी एक्स और वाई में, दोनों को सोल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू आ जाए, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारे पास तीसरी डेफिनेशन आती है। देखो पहला हमने पढ़ा सेंट्रोइड, दूसरा हमने पढ़ा सरकम सेंटर, तीसरी डेफिनेशन आती है हमारी इन सेंटर। देखो सरकम सेंटर में क्या था? सरकम सेंटर में याद रखना, सरकम सेंटर में जो ट्राइंगल था वो सर्कल के अंदर था, ठीक है ना। अब जो ट्राइंगल होगा, एक मिनट, वो उसके अंदर होगा। चलो डायग्राम तो इसका इन सेंटर सरकम सेंटर, इसका डायग्राम मैं आपको बना के बताऊं, इन सेंटर का डायग्राम बना के बता देता हूं, फिर इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। इन सेंटर का ये होगा, देखो सरकम सेंटर में तो ये था कि जो ट्रायंगल था ना वो आपका सर्कल के अंदर था, और इन सेंटर में क्या होता है कि ट्रायंगल के अंदर सर्कल होता है। अब इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो आपका इन सेंटर होगा ट्रायंगल का, ये चीज होती है, ठीक है। देखो इसमें तो डायग्राम बनता है ऐसा, देखो सर्कल के अंदर ट्रायंगल है, ठीक है, तो इसका जो सेंटर होगा वो सरकम सेंटर होगा। इसमें क्या होता है कि अब ट्रायंगल के अंदर सर्कल होता है, इस सर्कल का जो सेंटर होता है वो उसका इन सेंटर होता है, ठीक है, उल्टा। हाँ, इन सेंटर की डेफिनेशन क्या होती है? देखो इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल, ठीक है। मतलब अब वहां क्या था? वहां साइड्स का बाइसेक्ट था,
पिछले डेफिनेशन में क्या था कि जो साइड्स है ना, देख लो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स, ठीक है, मतलब कि जो एंगल है, मतलब जो ये सी से अगर मैं सामने वाले पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो इस साइड को वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है, लेकिन इसमें क्या है, एंगल बाइसेक्ट हो रहा है, ठीक है, मतलब ये जो एंगल है वो आपका इक्वल एंगल डिवाइड हो रहा है, ठीक है, जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये है, जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये है, जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये है। तो अब यहां जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा, जो अंदर वाले सर्कल का सेंटर बनेगा, उसको हम बोलते हैं इन सेंटर, ठीक है, एंड आल्सो इट इज द सेंटर ऑफ सर्कल टचिंग ऑल द साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, अब उस सर्कल का ये सेंटर होता है जो इन सभी साइड्स को टच करता है। पहले वो क्या था, वर्टिसिस से पास हो रहा था, अब वो हर साइड को टच कर रहा है, ठीक है। और कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर, इन सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, a इंटू एक्स वन, बी इंटू एक्स टू, सी इंटू एक्स थ्री, डिवाइड बाई ए प्लस में बी प्लस में सी। ए बी सी क्या होती है, लेंथ ऑफ साइड, ये a, ये b और ये c, वेयर a b c आर द साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो ए बी सी जो होगी वो साइड होगी, ए बी साइड कौन सी होगी, ए, बी सी साइड कौन सी होगी, बी, और ए सी साइड कौन सी होगी, ए, ठीक है। तो आपको सब सब कुछ गिवन होगा, x1 x2 x3 भी गिवन होगा, ए बी सी आप निकाल सकते हैं, ए बी निकालोगे तो ए बी निकालोगे तो मतलब ए आ जाएगा। सर हर टच, सर जगह टच करेगा तो वहां से वो इक्वली पार्ट में उसको डिवाइड करेगा ना, जरूरी नहीं है बंटी, जरूरी नहीं है, मैं पहले बता रहा हूं। अगर ऐसा होता तो वो पक्का बोल देता भाई, ठीक है। आप ट्रिग्नोमेट्री कब से करवाओगे, ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ेंगे भाई विकास, सिर्फ एंगल बाइसेक्टर है भाई, एंगल बाइसेक्ट करता है, लाइन बाइसेक्ट नहीं करता, ठीक है ना, सिर्फ ट्राइंगल एंगल बाइसेक्ट करता है, लाइन नहीं करता ना। हाँ परपेंडिकुलर है इसका मतलब क्या, क्योंकि ट्राइंगल पर रेडियस परपेंडिकुलर है, तो ट्राइंगल पर रेडियस परपेंडिकुलर है, मानता हूं। देखो एक चीज मैं बता देता हूं इसके अंदर क्या होता है कि जो एंगल बाइसेक्टर होता है ना, जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो साइड्स को किस रेशियो में डिवाइड करता है, वो साइड्स को रिमेनिंग रेशियो में डिवाइड करता है। मैं आपको बता देता हूं, नहीं नहीं मैं आपको बता देता हूं कि अगर एंगल बाइसेक्ट हो रहा है, साइड्स बाइसेक्ट नहीं हो रही है बंटी, एंगल बाइसेक्ट हो रहा है, अगर एंगल बाइसेक्ट होता है ना तो देखो बी से सामने वाली अपोजिट साइड कैसी, तो बी से सामने मैंने क्या किया, मतलब एंगल बाइसेक्ट हो गया, तो सामने वाले पे कुछ ना कुछ ड्रॉ हो गया, तो इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, जो रिमेनिंग साइड्स हैं उस रेशियो में डिवाइड करता है। फॉर एग्जांपल जैसे देखो मैं आपको यहां बता देता हूं हाँ जैसे देखो हाँ हाँ मैं बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, देखो एग्जाम्पल के थ्रू इसको रफ करता हूं, एग्जाम्पल के थ्रू मैं इसको दोबारा से बताता हूं आप लोगों को, ठीक है। सर्कल ड्रॉ नहीं कर रहा हूं एक बार में, ठीक है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये मैंने इस लाइन पे ये लाइन ड्रॉ की, ये बाइसेक्टर है भाई, ठीक, मतलब इक्वल एंगल है भाई, ठीक है, ये थीटा वन है तो ये भी थीटा वन है, ये भी बाइसेक्टर है भाई,
ये भी थीटा 2 है और ये थीटा 2 है, ठीक है। ये भी भैया वाई सेक्टर है, ठीक है। जितना एंगल ये है ये थीटा 3 है और ये भी आपका थीटा 3। क्या होता है कि जब एंगल जो है बाइसेक्ट होते हैं, ठीक है, किसके थ्रू, अपोजिट साइड्स के थ्रू। देखो जैसे अगर मैं यहां बात करूं या ए से बात करूं, तो ए जो है ना, ए से मैंने लाइन ड्रॉ की, ये जो लाइन है ना वो इस ए के एंगल को क्या कर रहा है, इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। तो यहां जो साइड्स का रेशियो होता है ना, देखो किस पॉइंट पे डिवाइड किया, डी। तो मतलब ये जो बी डी होगा ना, बी डी डिवाइड बाय डी सी, किस रेशियो में डिवाइड करता है, देखो किस रेशियो में डिवाइड करता है मुझे पता नहीं है, लेकिन कंडीशन ये होती है कि जो बी डी डिवाइड बाय डी सी जो होता है ना वो साइड्स के रेशियो के इक्वल होता है। मतलब कि देखो ए से मतलब ए से लाइन ड्रॉ की है ना, तो साइड क्या बनेगी, एक तो ये साइड ए बी डिवाइड बाय ए सी, इस रेशियो में डिवाइड करता है वो, साइड्स के रेशियो में डिवाइड करता है बच्चे। उसको याद रखना कि जब एंगल बाइसेक्ट होता है, ठीक है ना, ये देखो ये जो एंगल है वो बाइसेक्ट हो गया, ए से मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की बी सी पे, और इस हिसाब से लाइन ड्रॉ की है कि ये जो लाइन है वो ए को बाइसेक्ट कर रही है, एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। अब एंगल ए को अगर बाइसेक्ट कर रही है ना, तो ये जो सामने वाली बेस है मतलब बी सी, तो ये जो लाइन है ना, ये लाइन इस बी सी को किस रेशियो में डिवाइड करेगी, इस बी सी लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करेगी, ए बी डिवाइड बाय ए सी लाइन के रेशियो में डिवाइड करेगी, मतलब ए बी डिवाइड बाय ए सी में। और अगर मैं बात करूं बी से बाइसेक्ट करूं, तो इस AC लाइन का जो रेशियो होगा, मतलब AC लाइन को ये जो लाइन है कौन सी, जो B से जा रही है AC पे, किस रेशियो में डिवाइड करेगी, BC डिवाइड बाय AB लाइन के रेशियो में डिवाइड करेगी, मतलब इन साइड्स के रेशियो में डिवाइड करती है उसको। ये चीज होती है जब एंगल बाइसेक्ट होता है तब, ठीक है ना, क्लियर। हाँ, तो अब इन सेंटर का फॉर्मूला पता चल गया, ए एक्स वन ए बी एक्स टू सी एक्स थ्री डिवाइड बाई ए प्लस बी प्लस सी, ए वाई वन प्लस में बी वाई टू सी वाई थ्री डिवाइड बाई ए प्लस बी प्लस में सी। ये फॉर्मूला है इन सेंटर निकालने का। ए बी सी क्या आ जाएगी, साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आ जाएगी, ठीक है। सर अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो तो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो तो, अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो तो फिर तब भी यही यूज करना बंटी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देखो, या तो अगर वो बोलेगा, देखो अगर एंगल भी बाइसेक्ट हो रहे हैं और सामने वाली साइड्स भी बाइसेक्ट हो रही है, ठीक है, तो एंगल अगर बाइसेक्ट हो रहे हैं, सामने वाली साइड्स भी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट हो रही है, तो इसका मतलब सर्कम सेंटर और इन सेंटर दोनों एक ही चीज बन जाएगी फिर तो। सेंटर तो फिर वही बन गया ना, क्योंकि इसमें परपेंडिकुलर साइड्स बाइसेक्ट होती हैं और इसमें एंगल बाइसेक्ट होते हैं, और दोनों चीज ही हो रही है, तो फिर वो दोनों तो इक्वल ही हो गए ना, ठीक है। नेक्स्ट देखो एग्जांपल, देखो एग्जांपल देखो, ये कहता है इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल, आपको क्या निकालना है, इन सेंटर निकालना है ट्राइंगल का विद द वर्टिसेस, जिसके वर्टिसेस आपको गिवन है, ठीक है। तो ए वर्टिसेस मान लिया, ये बी वर्टिसेस मान लिया और ये सी वर्टिसेस मान लिया मैंने, ठीक है। तो सबसे पहले लेंथ ऑफ साइड ए बी साइड की लेंथ निकालोगे डिस्टेंस फॉर्मूले से, ठीक है। अंडर रूट क्या, 0 माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 0 माइनस में √3 का स्क्वायर करोगे तो 3, तो ये क्या आएगा 2। तो ये मैंने निकाल लिया, ए बी साइड की लेंथ निकाल ली 2। सिमिलरली ए सी साइड की लेंथ निकाल ली, ये भी कितनी आई 2, और सिमिलरली बी सी साइड की लेंथ निकाल ली, ये भी कितनी आई 2। तो इन सेंटर निकालने का फॉर्मूला x इज इक्वल टू क्या होता है, a इंटू में x1 प्लस में b इंटू में x2 प्लस में c इंटू में x3 डिवाइड बाय a प्लस b प्लस में c, ठीक है। तो a कितना है 2 इंटू में x1 कितना है 1 प्लस में b कितना है 2 इंटू में x2 कितना है 0 प्लस में c कितना है 2 इंटू में x3 कितना है 2 डिवाइड बाय 2 प्लस में 2 प्लस में 2, ठीक है। तो ये 4 प्लस में 2 6 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू आया 1। तो पहले x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, ये 0 है भाई, तो 2 इंटू 2 4 प्लस में 2 6 हो गया डिवाइड बाय 6, तो पहले तो क्या आएगा 1 आएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी,
ठीक है, तो 1 किस में आ रही है, 1 ए, ऑप्शन नंबर ए में आ रही है, ऑप्शन नंबर डी में, तो बी और सी आंसर नहीं हो सकता। सिमिलरली आप निकाल लो, ठीक है, सिमिलरली आप वाई निकाल लो, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, डी आपका आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया। तो इन सेंटर निकाल सकते हो, हमने 3 चीज पढ़ी है। देखो सेंट्रोइड निकालना हमने पढ़ लिया, ऑर्थो सेंटर हमने निकालना पढ़ दिया, और इन सेंटर निकालना हमने पढ़ लिया, तीनों चीजें निकालनी हमने पढ़ ली। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास आती है किसकी, ऑर्थो सेंटर की। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या आती है भाई, नेक्स्ट डेफिनेशन आती है ऑर्थो सेंटर की। ऑर्थो सेंटर कहां पढ़ा है अभी, अब ऑर्थो सेंटर तो पढ़ेंगे बंटी, मैंने बोला है सरकम सेंटर, ठीक है, सेंटरोइड और इन सेंटर, 3 चीज पढ़ी है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑर्थो सेंटर। अब ऑर्थो पढ़ेंगे, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, देखो, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम द वर्टिसेस ऑन द अपोजिट साइड्स। मतलब कि अपोजिट साइड्स, मतलब ए से बी सी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, बी से ई और सी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, और सी से डी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। और जब तीनों को परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और जिस पॉइंट पे ये आपस में इंटरसेक्ट होंगे, ठीक है, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, याद रखना यहां डिवाइड परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की बात उसने बोली है याद रखना, ठीक है। तो ऑर्थो सेंटर हो गया ऑफ ट्रायंगल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सॉल्विंग द इक्वेशन ऑफ एनी टू एल्टीट्यूड। मतलब कोई भी 2 एल्टीट्यूड की इक्वेशन को सोल्व कर लो, ठीक है, तो वो आपके पास ऑर्थो सेंटर आ जाता है। एल्टीट्यूड का मतलब देखो, साइड्स को एल्टीट्यूड बोलते हैं, मैं आपको पहले बता रहा हूं, साइड्स को क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड बोलते हैं ना। देखो, O इज द ऑर्थो सेंटर, O अगर ऑर्थो सेंटर होगा, ए ई परपेंडिकुलर टू बी सी। देखो जो ए ई होगा वो, हाँ एग्जांपल से भी करवाऊंगा, बी सी के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। बी एफ इज परपेंडिकुलर टू ए सी, सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। देन याद रखना, देन ओ को मैं मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, एक्स कोमा वाई मान लेता हूं। देन ओ जो है वो परपेंडिकुलर होगा, किसके परपेंडिकुलर होगा, बी सी लाइन के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ओ एफ बी जो है वो आपका किसके परपेंडिकुलर होगा, ए सी के। ओ डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। सोल्विंग एनी टू वी गेट द कोऑर्डिनेट ओ, ठीक है। इनमें से कोई भी 2 को सोल्व कर लो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। देखो एल्टीट्यूड का मतलब साइड्स होता है बच्चे, एल्टीट्यूड का मतलब साइड्स होता है। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू करवाता हूं यार, क्यों टेंशन लेते हो। देखो एग्जांपल के थ्रू करेंगे हम, एग्जांपल, ठीक है। ये तो सिंपल हो गया, इसमें तो प्रॉपर्टी यूज हो गई। चलो पहले ये क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर उसके बाद मैं इसमें तो ऑर्थोगोनल की मतलब ऑर्थो सेंटर की प्रॉपर्टी यूज हो गई। इसमें ऑर्थो सेंटर की प्रॉपर्टी यूज होगी, प्रॉपर्टी क्या है वो बता देता हूँ पहले तो। देखो जैसे अगर मैं ये पॉइंट्स ड्रॉ करता हूँ ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, ठीक है, इसका पीडीएफ ऑलरेडी डाल दिया मैंने अक्षय। जैसे ये कौन सा पॉइंट होगा, 3,0, 3,0 कौन सा पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट होगा 3,0। उसके बाद माइनस का 3,0, माइनस का 3,0 ये वाला पॉइंट होगा, माइनस का 3,0, 3,0, 3,0 ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है। तो ये मैंने ड्रॉ कर ली लाइन,
ठीक है। तो ये जो है मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, और ये क्या बनेगा भाई, 90 डिग्री बनेगा या नहीं बनेगा, बताओ। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा जहां ये एंगल क्या होगा भाई आपका 90 डिग्री, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल है। यहाँ इस ये भी साइड देखो, ये क्या है इक्वल, ये भी क्या है आपका इक्वल, लेकिन ये इक्वल नहीं है, मतलब बेस ज्यादा है, बेस की वैल्यू कितनी है 6 है ना। तो ये जो ये क्या बनेगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। देखो एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि अगर कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल बने, ठीक है, अगर क्या हो, एक राइट एंगल ट्राइंगल हो, ठीक है, और राइट एंगल ट्राइंगल मतलब 90 डिग्री एंगल जिस वर्टिसिस पे बन रहा है, 90 डिग्री कौन से पे बन रहा है, इस वर्टिसिस पे। तो जिस वर्टिसिस पे 90 डिग्री एंगल बनता है ना, वही अगर राइट एंगल ट्राइंगल है और जिस वर्टिसिस पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो वो जो वर्टेक्स होता है वही आपका ऑर्थो सेंटर हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें आ जाएगा। देखो एग्जाम में क्वेश्चन आया था, जहां तक मुझे याद है, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था जिसमें पॉइंट यहाँ 3 दे रखा है ना, 3 की जगह उसने 2 ये 2 ले रखा था, ये पॉइंट्स ले रखे थे, और उसने पूछा था कि बताओ ऑर्थो सेंटर क्या होगा। याद रखना ऑर्थो सेंटर की प्रॉपर्टी है कि अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है, और जिस वर्टिसिस पे और जिस वर्टेक्स पे बोल दूं, जिस वर्टेक्स पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो वही वर्टेक्स आपका उस ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर होगा। ठीक है, वही वर्टेक्स उस ट्राइंगल का क्या होगा, ऑर्थो सेंटर होगा। ये तो चलो अलग, इसने प्रॉपर्टी यूज कर ली, ठीक है, प्रॉपर्टी का यूज करके इसने कर लिया। तो एक चीज तो ये होगी, ठीक है। और दूसरा एक चीज मैं और बता देता हूं आप लोगों को, एक प्रॉपर्टी और है जो कि मैं आप लोगों को बता देता हूं, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज होगी वो प्रॉपर्टी, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्लीज अपनी कॉपी पे ये नोट कर लो, शाबाश। ये मैंने कंसेप्ट में नहीं लिख रखी है, बढ़िया एग्जाम्पल दो सर। कौन बोल रहा है ये बच्चा, बढ़िया बंटी। अब वो एग्जाम्पल लूंगा मैं बंटी अभी, लेकिन ये तो मैंने इसमें ध्यान से नहीं देखा, जिससे क्लियर हो जाए। बिल्कुल बंटी, पहले प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, बंटी प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो वह पहले प्रॉपर्टी अपनी कॉपी पे आप लोगों को नोट करवा दूं, फिर मैं आप लोगों को ऑर्थो सेंटर का जो डेफिनेशन है ना, उसके रिलेटेड क्वेश्चन करवाता हूं, ठीक है। ऑर्थो सेंटर की जो डेफिनेशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाता हूं। ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो मैं यहाँ पहले आप लोगों को दो इसकी प्रॉपर्टी लिखवा देता हूँ, अपनी कॉपी पे नोट कर लो, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी तो आ सकता है ना। तो अपनी कॉपी पे नोट कर लो ये दो प्रॉपर्टी, ठीक है। ओके, सभी बच्चे नोट करना। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, देखो मैं लिख रहा हूं कि इफ ए ट्रायंगल, ठीक है, इज राइट एंगल ट्रायंगल, then orthocenter is the point where right angle is formed। समझ गए, पहला पॉइंट ये नोट कर लो, प्रॉपर्टी है ऑर्थो सेंटर की, कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, वर्टिसिस आपने देखे, वर्टिसिस को ज्वाइन किया तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। और जब राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, ठीक है, जब क्या बनता है, राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, तो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जिस पॉइंट पे, जिस वर्टेक्स पे अगर 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो वही पॉइंट आपका ऑर्थो सेंटर हो जाता है। जैसे ये अभी एग्जांपल हमने किया, ठीक है। इस एग्जांपल में अगर आप पॉइंट ड्रॉ करो तो यहां देखो ये इस हिसाब से बनता है, ठीक है, इस हिसाब से बनता है कि यहां 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, क्योंकि ये 0,3 पॉइंट, ये आपका 3,0 पॉइंट, और ये आपका 0 माइनस में 3 पॉइंट, ठीक है, सॉरी माइनस का 3,0 पॉइंट। तो ये आपका 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है। तो 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा वही आपका ऑर्थो सेंटर होगा। तो पहली प्रॉपर्टी है ये, प्रॉपर्टी क्लियर पहली।
ठीक है, अगर मैं बोलूं कि एक वर्टिसिस है जो ऐसा है, ठीक है, ये पॉइंट 1,2, ये मैंने बोल दिया 2,3, ये मैंने बोल दिया 3,4, ठीक है। एक ट्राइंगल है जो कि ऐसा है, और मैंने बोला कि बी पॉइंट पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो बताओ इसका ऑर्थो सेंटर क्या होगा। तो आपने देखा कि राइट एंगल ट्राइंगल है और बी पॉइंट पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इसका मतलब बी ही जो है वो आपका इसका ऑर्थो सेंटर होगा। ठीक है, बी ही आपका इसका क्या होगा, ऑर्थो सेंटर होगा। क्योंकि देखो मैं आपको बता देता हूं, ए से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे वो भी बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा भाई। सर ये 90 डिग्री एंगल है, इसका कैसे पता चला? कौन सा? इस क्वेश्चन में राहुल, इस क्वेश्चन में बात कर रहे हो? इस क्वेश्चन में पॉइंट ड्रॉ करके देखो, ये पॉइंट क्या है 0,3, ये पॉइंट क्या है 3,0, ये पॉइंट क्या है माइनस का 3,0, ये ए है, ये बी है, ये सी है। राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या थी कि किसी भी दो के स्क्वायर का सम तीसरे के इक्वल होगा, है ना, साइड्स का। मतलब आप ए बी निकालो, ए बी का स्क्वायर निकालो, ए बी का स्क्वायर क्या आएगा 0 माइनस माइनस करोगे 3, मतलब 9 प्लस में ये आएगा 9, तो क्या है 18। आप ए सी का स्क्वायर निकालो, ए सी का स्क्वायर निकालोगे क्या आएगा भाई 9 प्लस में 9, ये भी क्या आएगा 18। आप बी सी का स्क्वायर निकालो, बी सी का स्क्वायर कितना आएगा, बी सी का स्क्वायर आएगा 36। तो इन दोनों के स्क्वायर का सम बी सी स्क्वायर प्लस में ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ रहा है, बी सी स्क्वायर आ रहा है। तो दो के स्क्वायर का सम तीसरे के इक्वल आ रहा है, दो के स्क्वायर का सम तीसरे के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये 90 डिग्री एंगल है। और देखो यहां भी ए है और यहां भी ए है, तो इसका मतलब ए पॉइंट पे 90 डिग्री एंगल बन, मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ए पे 90 डिग्री बनेगा, ए पे 90 डिग्री बन गया तो ए ही तो आपका आंसर हो गया। तो पहली प्रॉपर्टी आप लोगों ने लिख ली। दूसरी प्रॉपर्टी और बताता हूं। दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर कोई ट्राइंगल इक्विलेटरल है, ठीक है, चाहे हिंदी में लिख लो, आप लोग हिंदी में लिख लो, चाहे आप लोग चाहे कैसे भी लिखो, अगर कोई ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का सेंट्रोइड, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर सब जो है वो कोनिसाइड्स होते हैं। कोनिसाइड का मतलब समझ गए, सेम होते हैं। ठीक है, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है, अपनी हिंदी आप अपनी कॉपी पे हिंदी पे लिख लो, मैं लिख दूं क्या, एक मिनट रुको, मैं लिख देता हूं यार, क्या बात कर रहे हो आप लोग। हाँ हाँ लिख देता हूं। देखो, इन ए इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, सेंट्रोइड, सरकम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर आर सेम, या कौन साइड, कौन साइड्स बोल सकते हो इसको। कोइंसाइड्स का मतलब भी क्या होता है, जो मेल खाता हो, मतलब सेम। ठीक है, ओके। तीसरा पॉइंट याद रखना, तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट ये होता है कि जो सेंट्रोइड होता है ना, वो ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर इन दोनों को 2:1 में डिवाइड करता है। ठीक है, कि जो ट्राइंगल का देखो, जैसे एक चीज मैं बताता हूं, जैसे
मान लेता हूं कि ये ऑर्थो सेंटर है ट्राइंगल का, मान लेता हूं कि ये सरकम सेंटर है ट्राइंगल का, ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन किया, एक लाइन बनी, ठीक है। मान लेता हूं कि यहां सेंट्रोइड है ट्राइंगल का, तो ये जो सेंट्रोइड है ना, वो ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को 2:1 में डिवाइड करता है, ठीक है। तो क्या करूंगा, चलो मैं ये पीडीएफ दूंगा ना, उस पीडीएफ में ये प्रॉपर्टी नोट कर दूंगा भाई, ठीक है। लेकिन अभी मैं यहाँ समझा देता हूं आप लोगों को, पीडीएफ में ये प्रॉपर्टी ऐड कर दूंगा मैं, ओके डन। ये प्रॉपर्टी की फोटो आपको मिल जाएगी, प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी, मतलब कंसेप्ट में सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर ये आपको मिल जाएगी, ठीक है, इसकी जितनी भी है। अब इस चीज का इस क्वेश्चन में यूज हुआ है, जो ये 2:1 वाला कंसेप्ट था ना, उसका यूज हुआ है इसके अंदर। देखो, सेंट्रोइड ऑफ एंड सरकम सेंटर ऑफ ट्राइंगल, सेंट्रोइड हमें दे रखा है और सरकम सेंटर हमें दे रखा है। देन द ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर मान लेता हूं अल्फा और बीटा। हमने अभी पढ़ा कि जो सरकम सेंटर होता है ना, वो ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड को 2:1 में डिवाइड करता है। किस रेशियो में डिवाइड करता है भाई इसको, 2:1 में उसको डिवाइड करता है, ठीक है। तो सरकम सेंटर और इसको देखो, ऑर्थो सेंटर माना मैंने अल्फा और बीटा, सरकम सेंटर क्या है मेरे पास 6,2, और इन दोनों को ज्वाइन करने पर अब जो सेंट्रोइड होगा मतलब 3,3, इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 2:1 में डिवाइड करेगा। ये ऑर्थो सेंटर है और ये मेरा सरकम सेंटर है और ये मेरा सेंट्रोइड है। याद रखना कि अपने को सेंट्रोइड गिवन है, सरकम सेंटर गिवन है और ऑर्थो सेंटर आपसे पूछा है। तो ये प्रॉपर्टी होती है कि जो सेंट्रोइड होता है वो ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को 2:1 में डिवाइड करता है, ठीक है। याद रखना, ऑर्थो सेंटर की साइड में 2 आएगा और सरकम सेंटर की साइड में 1 आएगा। तो अब आप सभी को पता है कि ये 3 जो है वो किसके इक्वल होगा भाई, 2 इंटू में सेक्शन फॉर्मूला लगा लो, 6 मतलब 12 प्लस में 1 इंटू में अल्फा और डिवाइड बाय क्या आएगा, 2 + 1 मतलब 3। यहां से ये 9, तो अल्फा की वैल्यू क्या है 3। सॉरी माइनस का 3 आएगी, क्योंकि 9 माइनस में 12 माइनस का 3 होगा ना, तो अल्फा की वैल्यू आई -3, तो ए ऑप्शन नहीं हो सकता, बी ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा 2 इंटू में ये हो जाएगा 4, हाँ -3 आएगी, 4 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, ये प्लस में बीटा डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू आएगा 3, तो यहां से बीटा की वैल्यू आ जाएगी 5, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर इसका। क्लियर, तो ये चीज क्लियर हो गई आप सभी की। तो पहला -3,5 ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक तो इसका क्वेश्चन करवा दूंगा ऑर्थो सेंटर का, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में तो मतलब नेक्स्ट क्लास 7 बजे, 7 बजे मैं यही कंटिन्यू करवाऊंगा, मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूँ 7 बजे की क्लास में आप सभी बच्चे आएंगे, क्योंकि इसको आज मैं फिनिश कर दूंगा इस चैप्टर को। तो पहले मेरे को सिलेबस कंप्लीट करना है जल्दी जल्दी से, ठीक है, मतलब इतना भी जल्दी नहीं कि अपन स्पीड चक जाएं। क्वेश्चन साथ के साथ इसलिए करवा रहा हूँ कि आप लोगों के दिमाग में रहे कि इस क्वेश्चन को ऐसे करना है, इस क्वेश्चन को ऐसे करना है, मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ओके। तो तो सिलेबस पहले कंप्लीट करते हैं अपना, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अपने पास बढ़िया 1.5-2 महीने रहेंगे, क्योंकि फरवरी तक अपने को सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है, 15 फरवरी से पहले, और मैं कोशिश करूंगा जनवरी में अपना कंप्लीट हो जाए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस फिर हम बहुत सारी कर लेंगे, इसलिए पहले सिलेबस कंप्लीट करना जरूरी है। और आप लोग साथ के साथ जो जो चैप्टर होते रहेंगे उनकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहना। मैं टाइम टू टाइम आपको टेस्ट देता रहूंगा बना बना के, पीडीएफ क्वेश्चंस की पीडीएफ देता रहूंगा बना बना के, ताकि आप लोग उनकी प्रैक्टिस कर सको। और कोई डाउट अगर कोई चीज़ आती है तो आप मेरे से क्लियर करो, फ़ोन कर लेना, मैं बहुत बार बोलता हूँ कि फ़ोन कर लेना, ठीक है। थोड़ा और एक्स्ट्रा टाइम बैच लीजिए। विकास तिवारी यार 2 घंटे क्लास लूंगा तो जरूर हो जाएगा विकास, 5 से 6 क्लास ले रहा हूँ और 7 से 8 क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, 2 घंटे है और कोई दिक्कत नहीं है। जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो हम थोड़ा एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस में ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के टाइम अपन 1.5 घंटे क्लास ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइम ये होता है कि अपने को थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, कंसेप्ट में टाइम इतना नहीं लगता है। तो पहले अपना टारगेट रहता है कि सिलेबस कंप्लीट करते हैं, क्योंकि जनवरी आ चुका है 2 महीने रहते हैं अपन मतलब 2 दिन ही रहते हैं, आज और कल का,
ठीक है, आज का तो गया, कल कल का दिन रहता है, तो अपन सिलेबस कंप्लीट करते हैं पहले, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्ट आपको मिलते रहेंगे, आप लोगों को करना है, कोई डाउट आए वो मेरे से क्लियर करना है, व्हाट्सएप पे भेज के आप मेरे को कॉल कर लिया करो बस, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास है 7 बजे, 7 बजे की क्लास में इसी को मैं कंटिन्यू कंटिन्यू आप लोगों को करवाऊंगा, ठीक है, 7 बजे की क्लास में। ओके, इसी को आगे कंटिन्यू करवाऊंगा। पहले करवाऊंगा ऑर्थो सेंटर का डेफिनेशन करवाऊंगा, क्योंकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन तो हमने कर लिया है ना। अब डेफिनेशन से बेस रिलेटेड क्वेश्चन अगर आ जाए कि अगर आपको 3 वर्टिसेस दे दे और आपसे ऑर्थो सेंटर पूछे, अगर वो मान लो कि राइट एंगल ट्राइंगल भी नहीं बन रहा है और ना ही कोई ऐसी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, तब हम कैसे करेंगे। ओके, और बाकी हम ये पॉइंट्स भी करेंगे आगे, और ये फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके सर, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करवा रहे हो क्या? क्वेश्चन प्रैक्टिस देखो बंटी, ये क्वेश्चंस मैं साथ के साथ आप लोगों को करवा रहा हूँ, हर क्वेश्चन का, हर डेफिनेशन का मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ ना। ओके, और अगर आप जैसे आप कह रहे हो कि सर जैसे चैप्टर खत्म हो गया उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाओ, ठीक है, देखो अलजेब्रा का मैंने आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाया है, ऐसा नहीं है नहीं करवाया, ठीक है। मैं ये सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा सिलेबस फास्ट हो जाए अपना, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस के अगर देखो कोशिश ये रहती 15 फरवरी तक अगर अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, 15 फरवरी तक, 15 फरवरी के बाद अपने पास 2 महीने रहते हैं, 15 फरवरी से 15 मार्च और 15 मार्च से 15 अप्रैल, 2 महीने में खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे, है ना। और आप लोग साथ के साथ करो, क्योंकि कंसेप्ट करवा रहा हूँ, चैप्टर्स करवा रहा हूँ, तो आप लोग अभी कंसेप्ट पढ़ने का अपना टाइम है ना। तो आप लोग साथ के साथ प्रैक्टिस करो, साथ के साथ कंसेप्ट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करो, साथ के साथ उसकी रिवीजन करो। तो ऐसे मत सोचना कि प्रैक्टिस कब करें या प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिल रहा है या प्रैक्टिस हमारी नहीं हो पा रही है, तो उस चीज़ की आप टेंशन मत लो, ठीक है। प्रैक्टिस करवाऊंगा 2 महीने, मैं 15 फरवरी तक सिलेबस कंप्लीट करवाने वाला हूँ। ओके सर, मैं अभी कॉल करूँ? 5 मिनट बाद कॉल कर लेना वे विकास। ओके चलो, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हाँ हाँ, 5 मिनट बाद कॉल कर लेना विकास, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं गाइस, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 7 बजे क्लास होगी नेक्स्ट, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम आप सब बच्चों को।